देन पॉइंट नंबर 8, जो कि बेसिकली अगर हम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें जनरेटर मोटर में, तो कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, बाकी लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में बताए हैं। तो जैसे जनरेटर के अंदर खास बात क्या होती है, जनरेटर मैकेनिकल इनपुट लेता है, मतलब इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं वाया, कहाँ से देते हैं, वाया प्राइम मूवर, प्राइम मूवर के थ्रू दी जाती है, सही है, प्राइम मूवर के थ्रू। और जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट को जनरेट करता है। अच्छा, प्राइम मूवर से कैसे दी जाती है, तो एक्चुअली अगर आपने देखा होगा इनपुट में जैसे विंड है स्टीम है, अब अगर स्टीम विंड इसको अगर तुम जनरेटर की शाफ्ट पे मारोगे तो क्या शाफ्ट घूमेगी, नहीं घूमेगी, समझ में आ रही बात है ना। या डीजल है, अब डीजल जो है इसको तुम अगर इसके ऊपर डालोगे तो डीजल तो इस पर टपक जाएगा यहाँ से, विंड मारोगे तो विंड ऐसे ऐसे निकल जाएगी, स्टीम मारोगे स्टीम भी निकल जाएगी। तो अगर आपको मैं रॉ फॉर्म में स्टीम विंड या डीजल दे देता हूँ तो आप जनरेटर को चला नहीं सकते। जनरेटर को चलाने के लिए हमें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत होती है जो कि इन रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जीज को रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, सही है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को वो रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात है। तो जैसे पानी है, पानी अगर मैं शाफ्ट पे डालूंगा तो पानी तो ऐसे गिर जाएगा। सो वी नीड अ सर्टेन मीडियम, अ सर्टेन डिवाइस जो कि क्या करे, इन रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी विंड स्टीम और वाटर डीजल इन सबको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। बिकॉज जनरेटर की शाफ्ट को ही तो रोटेट करना है, तो हमें एक ऐसा चाहिए जो कि रॉ फॉर्म एनर्जी को एक रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। वहाँ पे एंट्री होती प्राइम मूवर की। तो प्राइम मूवर क्या करता है, जो आपकी रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं जैसे विंड हो गई स्टीम वाटर, इन सबको कन्वर्ट करता है रोटेशनल एनर्जी में। अब ये जैसे एग्जांपल के तौर भी कैसे करता है, जनरली जो प्राइम मूवर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्राइम मूवर वो क्या है, वो है आपकी टर्बाइंस। टरबाइन में ब्लेड होते हैं, तो जब स्टीम मारते हो तो ब्लेड घूमने लगते हैं भैया तुम्हारे। वो पानी गिराओगे तो भी ब्लेड घूमेंगे, है ना। पेल्टन टरबाइन, है ना, याद आ गया, फ्रांसिस टरबाइन, कपलन टरबाइन, ये सब आपने पढ़ी होंगी ना। तो ये सब क्या है, अल्टीमेटली अल्टीमेटली टरबाइन है। टरबाइन जो होती है, ब्लेड जिसमें लगे होते हैं, तो टरबाइन का काम क्या होता है, इट विल कन्वर्ट सर्टेन रॉ एनर्जी इनटू दी रोटेशन एनर्जी, यही काम प्राइम मूवर होता है। तो प्राइम मूवर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टरबाइन। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैकेनिकल इनपुट, तो जब कभी कभी अगर प्राइम मूवर को मुझे फिट करना हो तो यहाँ पर प्राइम मूवर फिट होगा कि मैकेनिकल एनर्जी इसके अंदर इनपुट देंगे, प्राइम मूवर उसको किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी में। और ये जो मैकेनिकल रोटेशनल एनर्जी होती है, दिस विल रोटेट दी जनरेटर, और जनरेटर उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से मोटर क्या है, मोटर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं एंड मोटर विल जनरेट मैकेनिकल आउटपुट और रोटेशनल आउटपुट। ठीक है, ओके एक और मेजर डिफरेंस होता है जो हम अगर हम मोटर और जनरेटर के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, तो एक जो और डिफरेंस होता है वो ये कि जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज बनता है, जो वोल्टेज टर्मिनल पे मिलता है, उसी वोल्टेज से करंट की तरफ बाहर निकल रहा होता है। मतलब वोल्टेज और करंट सपोर्टिव पोलैरिटी में होते हैं, इसको मैं कहता हूँ सपोर्टिव पोलैरिटी, सही है, सपोर्टिव पोलैरिटी। सपोर्टिव पोलैरिटी मतलब जैसे अगर मान के चलते हैं हमारे पास कोई इस तरीके का है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से करंट अगर निकल रहा है तो वोल्टेज के टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, तो दिस इज दी सपोर्टिव पोलैरिटी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मोटर की, तो जनरेटर तो ये हो गया। मोटर के अंदर अगर बात करेंगे तो मोटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उससे करंट एंटर कर रहा होता है, समझ में आ रही बात है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अपोजिंग पोलैरिटी, अपोजिंग पोलैरिटी। तो मोटर, इसीलिए मोटर जो होती है एक्ट लाइक अ लोड। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी रजिस्टर को बनाते हैं, रजिस्टर के ऊपर हम लोग वोल्टेज पोलैरिटी मार्क करें वोल्टेज ड्रॉप की, तो क्या होगा, हमेशा करंट जिधर से एंटर करेगा उधर पॉजिटिव होगी और इधर निगेटिव। याद आ गया, हम लोग केवीएल लगाते हैं, केसीएल लगाते हैं, जब भी कोई चीज़ करते हैं तो ऐसे ही वोल्टेज ड्रॉप हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर वी। तो देखो हमेशा जब भी कोई लोड लोगे तुम, कोई भी लोड, तो लोड के अंदर हमेशा जो लोड का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसमें ही करंट एंटर कर रहा होगा। और जब हम कोई चीज़ जनरेटर लेते हैं, जब कोई सोर्स लेते हो, तो सोर्स साइड में हमेशा जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां से करंट एग्जिट कर रहा होगा। डेट इज द मेजर डिफरेंस, वही चीज़ यहाँ पर है। तो जनरेटर इज अ सोर्स, तो सोर्स के जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट एग्जिट कर रहा है। और मोटर क्या है, मोटर एक लोड है, तो मोटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पर करंट एंटर कर रहा है। तो अगर मैं तुम्हें एक ब्लैक बॉक्स दे दूँ और तुमसे कहूँ कि बताओ इसके अंदर मोटर है कि जनरेटर है, तुम कहोगे सर पोलैरिटी बता दो, तो करंट एंटर यहाँ से कर रहा है और वोल्टेज प्लस माइनस है। तो जब यहाँ से तुम देख के बता सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट एंटर कर रहा है, मतलब ये जो ब्लैक बॉक्स के अंदर जो भी सामान है इट विल एक्ट एज अ लोड, और क्योंकि लोड की तरह काम कर रहा है तो इट इज डेफिनेटली अ मोटर नॉट अ जनरेटर। समझ में आ रही बात है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसी तरीके से एक और डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दी
मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी कोई चीज़ हम मोटर या जनरेटर की बात करते हैं तो दो टॉर्क होते हैं। एक होता है लोड टॉर्क कह लो, या फिर हम उसे मैकेनिकल टॉर्क कह सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल टॉर्क जैसे कि अगर मान के चलते हैं लिफ्ट है, जैसे मान लो मोटर है, मोटर से एक लिफ्ट पे एक वेट है, एक बंदा चढ़ा हुआ है, सामान रखा हुआ है, तो दिस विल क्रिएट मैकेनिकल टॉर्क इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रही बात है। अब इसको ऊपर उठाना है अगर मोटर को, तो मोटर को इधर की तरफ बनाना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। समझ में आ रही बात है। तो जब भी कोई मोटर के ऊपर लोड लटका होता है तो जो लोड है मैकेनिकल, इट विल क्रिएट द मैकेनिकल टॉर्क, और उसको ऊपर उठाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क की। ये जो भी चीज़ें, इसको हम लोगों ने ड्राइव में, मैंने इसको कवर करा है, जो मैंने डीसी मशीन कवर करी थी उसके जो लास्ट के लेक्चर्स हैं, बिल्कुल एंड के लेक्चर्स, वहाँ पर ये चीज़ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई है, जाके चेक कर लेना। तो मतलब कोई भी अगर हमारे पास मोटर है, मशीन है, तो उसके अंदर जो मैकेनिकल वेट होता है उसको काउंटर करने के लिए वी नीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं जनरेटर की, तो जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटर के अंदर हम लोग प्राइम मूवर से जनरेटर को घुमाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो प्राइम मूवर से जो तुम टॉर्क देते हो, दैट इज दी मैकेनिकल टॉर्क। या देखो, जैसे तुमने देखा होगा शादी ब्याह वाले जो जनरेटर होते हैं उसमें हत्था दिया होता है, और हत्थे को हम लोग घुमाने की कोशिश करते हैं, भाई ये जनरेटर होता है इस तरीके का, ये शाफ्ट होती है, और ये हम लोग यहाँ पर इसका की लगाते हैं। हत्था मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसकी की होती है, लीवर होता है घुमाने के लिए। तो तुम इसको ऐसे ऐसे तेज 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 घुमाना शुरू करते हो, याद आया, बहुत लोगों ने देखा होगा अपने घरों में। तो हम लोग इस तरीके से घुमाते हैं। सो दिस इज बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग दी मैकेनिकल टॉर्क TM। अच्छा, हम ये घुमा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट में जो जनरेटर है वो एक अपोजिंग टॉर्क बना रहा है, तभी तो मेहनत लग रही है, वरना तो एक बार घुमाया और घूमते रहना चाहिए था। नहीं, एक अपोजिंग टॉर्क लग रहा होता है। वो जो अपोजिंग टॉर्क होता है मैकेनिकल के, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, जो कि जनरेटर बनाता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी हो, चाहे वो मोटर हो या जनरेटर हो, देयर विल ऑलवेज बी अ मैकेनिकल टॉर्क, देयर विल ऑलवेज बी अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, एंड दे बोथ आर ऑलवेज अपोजिंग टू ईच अदर। सही है, क्लियर हो गया, दोनों हमेशा अपोजिट होंगे, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो अब देखो जरा, बहुत ध्यान से देखते हैं, अगर हम जनरेटर में देखें तो जनरेटर के अंदर भी दोनों अपोजिंग है। देखो यहाँ पर मैकेनिकल टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, मोटर के अंदर भी दोनों अपोजिंग है, मैकेनिकल टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन मोटर है कौन जनरेटर है, ये डिसाइड करती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपकी मशीन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क चल रही है तो वो हो गया आपकी मोटर। मोटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनता है उसी की डायरेक्शन में मोटर घूमती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आपकी मिक्सी की, मिक्सी के अंदर जो तुमने बीन्स डाले हैं कूटने के लिए, या कह सकते हो तुमने जो भी चीज़ पीसने के लिए डाली है, वो जो पीसने के लिए तुमने डाला है ना, गेहूं डाला है, तो वो क्या है, वो क्या करेगा, अपोजिंग टॉर्क क्रिएट करेगा, वो बनाएगा मैकेनिकल टॉर्क। अब उस गेहूं को पीसने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क मोटर के अंदर आएगा। ये कहाँ से आएगा, ये आएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हम लोग दे रहे होंगे, ठीक है। तो जो भी हम मोटर के अंदर सप्लाई देते हैं वो सप्लाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट करती है। मैकेनिकल टॉर्क क्रिएट होता है मैकेनिकल चीज़ों से, जैसे कि तुमने उसके अंदर लोहा लंगर डाल दिया या कोई वजन रख दिया, मतलब इट इज़ अ मैकेनिकल। तुम खड़े हो गए लिफ्ट में, तो मैकेनिकल टॉर्क जनरेट होता है मैकेनिकल वेट की वजह से, मैकेनिकल हिंड्रेंस की वजह से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हम किसी मशीन में या मोटर में दे रहे होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आपने भैया सप्लाई दे दी। अब मोटर के अंदर अगर मोटर को मोटरिंग ऑपरेशन करना है तो मतलब उसको इस मैकेनिकल टॉर्क को ओवरकम करना होगा, वरना मोटर चलेगी नहीं। तो मोटर अगर चल रही है, इसका मतलब उसने इस मैकेनिकल टॉर्क को ओवरकम कर दिया है, कि अगर वॉशिंग मशीन चल रही है तभी वो मोटर है, और चल रही है इसका मतलब जो कपड़ों का मैकेनिकल अपोजिंग टॉर्क था, कपड़ों का वेट, कपड़ों का इनर्शिया, उसको ओवरकम करके मशीन ने घुमा दिया, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डोमिनेट कर गया। तो मोटर अगर इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क घूम गई तो इट विल एक्ट एज अ मोटर, सॉरी मतलब अगर मशीन घूम गई तो इट विल एक्ट एज अ मोटर। और वहीं पर अगर तुम्हारी मशीन जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल टॉर्क घूमी तो इट विल एक्ट एज अ जनरेटर। समझ में आ रही बात है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो वो जनरेटर की तरह काम करती है। तो अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जैसे अगर आपने देखा होगा भाई, अगर आपको ध्यान हो वही हरे वाला जनरेटर में, तो हर समय जब जनरेटर चल रहा होता है तो जनरेटर में एक तो तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बन रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अपोज करता है कि वो कहेगा जनरेटर को बंद हो जाओ। अब तुम्हारा काम है मैकेनिकल टॉर्क हर समय देते रहना ताकि जनरेटर बंद ना हो। तो ये काम विंड के अंदर विंड टरबाइन करती है, हवा जब तक चलती रहती है। स्टीम टरबाइन के अंदर स्टीम के थ्रू करा जाता है, लगातार स्टीम का इनपुट मारा जाता है टरबाइन पे, ताकि जो अपोजिंग टॉर्क है उसको ओवरकम करके जनरेटर चलता रहे। और घर के बाहर जो जनरेटर होता है उसमें काम करा जाता है डीजल के द्वारा, डीजल जनरेटर, डीजल इंजन लगा होता है, सुना होगा आपने। तो डीजल इंजन में हम जो डीजल डालते हैं, उस इंजन का काम क्या होता है, सोचो।
आखिर उस इंजन का काम क्या है? तो डीजल इंजन में जो हम लोग डीजल डालते हैं डीजल जनरेटर में, उसमें जो हरे वाले पीपे में जो डीजल डालते हो ना, वो डीजल इंजन को चलाता है। और डीजल इंजन में जो पिस्टन ऊपर नीचे होते हैं उसकी मदद से लगातार शाफ्ट को घुमाया जाता है। तो लगातार जो तुम शाफ्ट को घुमाते हो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, वो कहाँ से आता है? वो आता है हमारा डीजल के डीजल से इंजन से, सही है। तो ये जो मैकेनिकल टॉर्क है इसको मेंटेन रखा जाता है, अगर ये नहीं होगा तो जनरेटर बंद हो जाएगा। तो डीजल जनरेटर में ये डीजल इंजन से आता है। अगर मैं बात करता हूँ विंड में, तो ये विंड टरबाइन जनरेट करके देती है, विंड टरबाइन। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रो में, तो ये वाटर टरबाइन जनरेट करके देती है, सही है। तो ये सब टरबाइन जो होती है वो मैकेनिकल टॉर्क को बना के देती हैं और उस डायरेक्शन में जनरेटर घूमता है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि इसके अंदर एक ब्लैक बॉक्स है, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, यहाँ शाफ्ट लगी है। अब शाफ्ट में ये है मैकेनिकल टॉर्क, इसके अपोजिंग है इलेक्ट्रिक टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, और जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो इन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। तो ये क्या हो गया? इट विल एक्ट एज अ मोटर। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं इन दी डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल टॉर्क अगर है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या रखा है? इसके अंदर रखा है जनरेटर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, सही है। यहाँ पर हम बिल्कुल मोटर और जनरेटर लेके चल रहे हैं, ब्रेकिंग व्रेकिंग को डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, जस्ट बिल्कुल प्योर कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो टी एम एंड टी ऑलवेज अपोजिट होंगे, टी एम मैकेनिकल टॉर्क, टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। आई आपको समझ में आ गया होगा। नाउ डीसी मशीन के दो ऐसे मैजिकल फॉर्मूले जिसको अगर तुमने कवर कर लिया तो 80% क्वेश्चंस तुम्हारे लग जाएंगे। एक दो फॉर्मूले और बचेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल आता है कोई भी तो इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूला बेस्ड में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और जनरेटिंग वोल्टेज का, दो ही फॉर्मूले हैं। तो जनरेटिंग वोल्टेज इक्वल टू एन पी फाइव जेड डिवाइड बाई 60 है, और यहाँ पर टॉर्क क्या होता है? पी फाइव जेड आई ए डिवाइड बाई 2 पाई ए। यहाँ पर ए क्या है? ए है तुम्हारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं। अब यहाँ पर एंट्री होती है टाइप्स ऑफ वाइंडिंग की, वेव वाइंडिंग है कि लैप वाइंडिंग है। लैप होती है तो ए इक्वल टू पी, है ना, मतलब नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, यानी कि 4 पोल की अगर जनरेटर उसमें लैप वाइंडिंग कर दी तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स, 4 हो जाएंगे, सही है। अब कि कैसे करते हैं, लैप वाइंडिंग कैसे करते हैं, वेव वाइंडिंग कैसे करते हैं, इसके लिए लेक्चर देख लेना, बहुत डिटेल मैंने वहाँ पर बहुत ही फुर्सत में बहुत ही इत्मीनान के साथ मैंने चीज़ समझाई हुई है, ठीक है। नाउ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एन क्या है? यहाँ पर एन है रोटर की स्पीड, ठीक है, रोटर की स्पीड, एन रोटर की स्पीड की बात हो रही है, रोटर स्पीड। न पी क्या है? नंबर ऑफ पोल्स हो गए, नंबर ऑफ पोल्स मिनिमम ये दो तो होंगे ही होंगे, नंबर ऑफ पोल्स की बात हो रही है। फाइव क्या है? फ्लक्स हो गया, फ्लक्स पर पोल हो गया, एंड जेड इज दी फ्लक्स पर पोल है, ध्यान रखना, फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल, एंड जेड इज दी नंबर ऑफ कंडक्टर्स जितने भी हमने उसके अंदर रख रखे हैं, सही है। अगर यहाँ पर देखोगे तो आई इज दी आर्मेचर करंट, यही नया है, बाकी तो सब लगभग सेम है। अच्छा, ये हो गया पूरा डिटेल्ड फॉर्मूला। अब इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो आपका नंबर ऑफ पोल्स एकदम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी एक बार, मतलब एक बार जो मशीन डिज़ाइन कर दी उसमें हम नंबर ऑफ पोल जनरली चेंज नहीं करते हैं, इजीली नहीं हो सकते, वरना पूरी मशीन दोबारा डिज़ाइन करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ कंडक्टर्स को हम छुआछेड़ नहीं कर सकते। 2 पाई इज़ अ कांस्टेंट, पैरेलल पाथ भी कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क बनता है किसी भी डीसी जनरेटर में, इट इज़ बेसिकली अ कांस्टेंट टर्म इन डिपेंड मेनली ऑन फ्लक्स एंड दी करंट। ये दो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर तुम्हें किसी डीसी जनरेटर में टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को चेंज करना है तो आइदर चेंज दी करंट और चेंज दी फ्लक्स पर पोल, ठीक है, ये दो ऑप्शन होते हैं। फ्लक्स चेंज होगा फील्ड वाइंडिंग से, तो हम इसको लिख सकते हैं आई एफ, क्योंकि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आई एफ के। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू के इंटू आई एफ, एंड आई इज द आर्मेचर करंट, तो आई ए। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आई एफ इंटू आई ए। अब यहाँ पर वेरिएबिलिटी आ जाती है, जैसे अगर मान लेते हैं सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज में लगी होती है, सो डेट इज फीज एंड द आर्मेचर। तो इसको फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो सीरीज मोटर में जनरेट होगा, डेट शुड बी के आई स्क्वायर, ठीक है, आई ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर शंट है तो फिर उस केस में अगर हमारे पास मान के चलते हैं शंट मशीन है, शंट जनरेटर है, तो शंट जनरेटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनेगा वो होगा तुम्हारा के आई फील्ड एंड आई आर्मेचर। सो दीज आर द वेरिएशन। इसी तरीके से अगर हम इसको ध्यान से देखोगे 60 कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, मतलब जनरली हम चेंज नहीं कर सकते। नंबर ऑफ पोल्स कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है। सो इसको अगर हम कांस्टेंट से रिप्लेस करें तो ई जी जनरेटेड वोल्टेज इज इक्वल टू के फाई एन, के इज द कांस्टेंट, फाई इज द फ्लक्स पर पोल, एन इज द स्पीड। यानी अगर तुम्हें किसी भी डीसी जनरेटर का मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज जो जनरेट हो रहा है उसको अगर चेंज करना है तो आइदर चेंज द फ्लक्स और आइदर चेंज द स्पीड, यानी तो स्पीड कम बढ़ कर लो या फ्लक्स कम बढ़ कर लो। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको मजा आया होगा काफी।